फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। हम घर में रह लेंगे, हम हंसकर सह लेंगे, जो मर्जी रब की है। ये जंग तेरी है, ये जंग मेरी है, ये जंग सबकी है। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। देश दुनिया के साथ हिमाचल प्रदेश में भी लॉकडाउन के कारण बहुत कुछ बदल गया है। अब सड़कों पर बच्चे खेलते हुए नजर नहीं आते और ना ही बाजारों में पहले जैसी रौनक है। बाग बगीचे और गलियां सूनी हो गई हैं और बड़ी बड़ी इमारतें वीरान। लेकिन एक चीज जो बदल गई है वो है नदियों में कलकल बहता साफ पानी, झरने, मई के महीने में बर्फ से लकदक पहाड़ और दूर दूर तक नजर डाली जाए तो लगता है कि प्रकृति ने फिर पुराना अपना रूप धारण कर लिया है। अब सड़कों पर दिन में भी जंगली जानवर नजर आते हैं। मानव जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को सर्वज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ और अपराजित मानने जा रहा था, आज प्रकृति ने उसे असहाय कर दिया है और एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उससे ताकतवर कोई नहीं। कोरोना महामारी की शुरुआत देश में जनवरी में हुई और हिमाचल पहुंचते पहुंचते इसे 2 महीने लग गए। पहाड़ के भोले भाले लोगों ने शायद ही ये सोचा होगा कि उन्हें भी इस महामारी का सामना करना पड़ सकता है। पुलिस, डॉक्टर, मीडिया व प्रशासनिक अधिकारी खतरे को भांप तो गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को टाल जाते थे कि इस संकट का उन्हें भी सामना करना पड़ेगा। लेकिन 24 मार्च की रात का वो समय भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को महामारी का खतरा समझाते हुए देशव्यापी लॉकडाउन घोषित कर दिया। इस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एकमात्र विकल्प है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना, अपने घरों में ही बंद रहना। कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। इसलिए घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। ये एक ऐसा लम्हा था जब देश का शायद हर नागरिक जिंदगी में पहली बार लॉकडाउन क्या होता है इसे अनुभव करने जा रहा था। आम आदमी के साथ साथ हर सरकार यह आकलन कर रही थी कि क्या वे इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तैयार है। मेरी प्राथमिकता यह है कि अभी मैं कोविड-19 के इस दौर से हिमाचल के हर एक व्यक्ति को बाहर निकालूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि पंजाब से 100 गुना बेहतर तरीके से हिमाचल को हमने संभाला है। इस बात को लेकर के मुझे संतोष है कि जब जिन बातों को लेकर के कुछ स्टेप हमने लिए हैं उनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने भरी वीडियो कॉन्फ्रेंस में पूरे देश के मुख्यमंत्री के सामने किया कि एसीएफ के मामले में हिमाचल प्रदेश की तरह काम करने की जरूरत है। देश या दुनिया में जब भी संकट आया है, ऐसे में हर व्यक्ति की नजर पुलिस या सेना पर रहती है और कोरोना महामारी के दौरान एक बड़ी जिम्मेदारी देश की पुलिस पर थी कि वे लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करवाती ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके।
लेकिन दिन बीतते गए और पुलिस की भूमिका भी बदल गई। जहां एक ओर वे सख्त रवैया अपनाए हुए थी, वहीं कहीं गरीबों को और कहीं बीमारों के लिए मसीहा बन गई। कहते हैं कि मुश्किल की घड़ी बहुत कुछ सिखा जाती है। मर्री साहब से जानना चाहेंगे कि 25 तारीख को लॉकडाउन शुरू हुआ, हालांकि हिमाचल प्रदेश में कर्फ्यू 24 तारीख को ही लागू हो गया था। ऐसे में उनका पहला रिएक्शन, जब उन्होंने सुना कि लॉकडाउन होने जा रहा है, तो पहला रिएक्शन क्या था? पहला रिएक्शन यही है कि इस महामारी को रोकने के लिए कष्ट तो सबको झेलना ही है, क्यों ना हम शुरू में ही कष्ट झेलें, ताकि बाद में बहुत ही ज़्यादा कष्ट झेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसी विचारधारा के मद्देनज़र रखते भारत सरकार ने भी, हिमाचल सरकार ने भी जो लॉकडाउन और कर्फ्यू को कड़ाई से पालना करने का डिसाइड किया। इसको कोऑपरेट करना, इसको समझना, इसको इम्प्लीमेंट करना हम सबका फ़र्ज है। एक यूनिक एक्सपीरियंस जब आप इसे कहते हैं तो इसका विश्लेषण किस तरह से करेंगे, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यूनिक एक्सपीरियंस ये है कि जो पहले जो घर पे बैठता था उसको नालायक समझते थे, अब पहली बार जो घर में बैठता है उसको लायक समझने लगे, ये भी एक यूनिक है। और दूसरा, जो पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना, ये भी एक यूनिक सिचुएशन है, क्योंकि पहले तो लोग मेकअप करके आते थे, अब तो मेकअप करने की जरूरत ही नहीं, तो मास्क ही पहनना, सबने मास्क ही पहनना है, तो ये भी एक यूनिक सिचुएशन है। और घर के अंदर ही हम पूजा करते हैं, वो भी एक यूनिक सिचुएशन है। और कुछ एडवांटेजेस भी है, जो घर के अंदर हम समय बिता सकते हैं अपने परिवार के साथ, और संपर्क कर सकते हैं अपने रिश्तेदारों को या नज़दीकी दोस्तों को, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। और अपना हॉबी परस्यू कर सकते हैं। बहुत लड़कियों ने खाना बनाना सीखा, लड़कों ने भी सीखा। जब खाना बाहर मिल ही नहीं रहा है तो खाना घर में बनाना शुरू कर दिया लोगों ने, और खाने में एक्सपर्ट बन गए, ये भी एक एक्सपीरियंस है। मर्री साहब, एक और, जहाँ जीवन और मृत्यु का संबंध होता है वहाँ एक डर का भी संबंध होता है। जब पहली बार कोरोना के बारे में आपने सुना और लॉकडाउन के बारे में सुना और ये कहा गया कि आपको घर में रहना है, लोग घर से बाहर निकलने को डरने लगे, क्या मर्री साहब को डर लगा क्या? नहीं, डर तो देखिए कुछ हद तक डर नेसेसरी भी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो डर गया वही बच गया, तो ये भी कहना शुरू कर दिया। तो लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा डरना भी नहीं चाहिए जी, और उससे फिर या ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी हो जाता है, तब तो ये हानिकारक है। लेकिन वन हैज़ टू बी वेरी बोल्ड एंड फेस द लाइफ एज इट कम्स ऑन द वे। जो हो सकता, जो होगा होगा, लेकिन थोड़ा प्रिकॉशंस लेना जरूरी है। वो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वो डर है, ये एक प्रिकॉशन है। बेसिकली प्रिकॉशन की ज़रूरत है। मैंने कहा है कि पहले इंडिविजुअल कीमत चुकाता था। एक बार एक व्यक्ति पुलिस का चेकिंग देख के एकदम मोटरसाइकिल से हेलमेट पहन लिया और पुलिस चलान नहीं किया, वो आगे जाने दिया। जब वो आगे चला गया तो फिर उसने हेलमेट को निकाल दिया और वो उसकी डेथ हुई जी। लेकिन ये है कि जो कानून का पालना लोग जो है पुलिस के लिए करते हैं, ये बहुत गलत बात है। तो कानून की पालना व्यक्ति अपने लिए करना, कानून का जो भी डायरेक्शंस है, लॉकडाउन का जो भी डायरेक्शंस है, ये हम सबके लिए है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि पहले व्यक्तिगत गलती के लिए व्यक्ति जिम्मेदार होता था, अब पहली बार व्यक्ति की गलती के लिए व्यक्ति भी और साथ में समाज भी कीमत चुकाना पड़ता है। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, कानून का पालना करें। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। अगर हम कानून तोड़ते जाएंगे और जो भी डायरेक्शन मिलता है उसका उल्लंघना करते जाएंगे तो भगवान भी हमें मदद नहीं करेगा। कोरोना महामारी ने हम सबको जिज्ञासु बना दिया है। आंख खुलती है तो सबसे पहले ये जानने की उत्सुकता होती है कि कोरोना महामारी ने और कितनों को अपने शिकंजे में ले लिया है, और खास करके अमेरिका, जिसे सबसे शक्तिशाली देश माना जाता था, वो कितना बेबस हो गया है। क्या कहीं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनने की कोई खबर तो नहीं है, या फिर हिमाचल में कोई और नया मामला सामने तो नहीं आ गया है?
इतने सारे प्रश्नों के बीच कहीं ये उधेड़ बुन भी रहती है कि दिन की शुरुआत कैसे की जाए। कोरोना महामारी ने हर व्यक्ति को सूचना तंत्र से जोड़ दिया है। ऐसे में मीडिया की भूमिका और भी अहम हो जाती है। मीडिया कर्मी भी तो इंसान है, यकीनन उसे डर लगता है। क्या सच में मीडिया कर्मी को डर लगता है? हिमाचल प्रदेश में 24 तारीख को 5 बजे कर्फ्यू लागू कर दिया गया, तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? और ये भी पता था कि उसके बाद लॉकडाउन होगा, हालांकि 25 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ, तो पहला रिएक्शन क्या था? देखिए, मैं जम्मू कश्मीर से आता हूँ और जम्मू में जब मैंने रिपोर्टिंग सीखी थी तो पहला मेरा सामना कर्फ्यू से ही हुआ था। वहाँ पे कुछ एजिटेशन चल रहे थे और कर्फ्यू को हमने रिपोर्ट किया, कर्फ्यू को एक्सपीरियंस किया। मुझे उस समय भी ये लगा कि कर्फ्यू 144 सेक्शन की तरह है, बट ये उससे ज़्यादा सीरियस है, उससे ज़्यादा गंभीर है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब उस सिचुएशन को मैं जब यहाँ पे लाता हूँ, कर्फ्यू यहाँ पे जो लगा है, कुछ चीज़ें एंटिसिपेट हो रही थी पहले, जैसे मैंने कहा, और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग, हमें अपने आप को बचाना है, इस चेन को तोड़ना है, तो हमें कहीं ना कहीं अपने आप को अलग करना पड़ेगा। लोगों को एक तरह से घर के अंदर बैठना पड़ेगा अनलेस उनको बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ की। तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा लर्निंग था और कर्फ्यू ने हमें फ़ायदा ही दिया है। जो पत्रकार होता है केवल पत्रकार नहीं होता है, उसकी एक फैमिली होती है, बच्चे बाहर होते हैं और आपकी भी बेटी जो थी वो बाहर थी। ऐसे में एक पिता होने के नाते सबसे पहला ध्यान आपका क्या आया और उसके बाद आपने कैसे सोचा कि वो जहाँ है वहीं बनी रहे? मेरा सबसे बड़ा रिएक्शन था कि मेरी बेटी अब कितने दिन फंसी रहेगी वहाँ पे। एक मुझे दोस्त का फ़ोन आया कि मैं अभी उनको जाके ले आता हूँ, अपने घर में रख लेंगे। बट मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि मेरी बेटी ने खुद कहा कि मैं जहाँ पे हूँ मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को एडजस्ट कर लूँगी, आपको मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैसेज ये है कि जहाँ भी हैं वहीं बने रहिए और उसी से हमारे देश का भला है, उसी से हमारे परिवार का भला है, उसी से हमारे बाकी जो दोस्त हैं उसी से अच्छा है। आप अपने काम पे फोकस करिए। ये मेरी बेटी के वर्ड्स थे। सरकार हमेशा से मीडिया के निशाने पे रहती है और शायद हमारा काम है गलतियां ढूंढना, ये हमारा काम है, तभी हमें वॉच डॉग्स भी कहा जाता है। देखिए, हर जो लड़ाई है, ये महामारी हो या हम बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं, एक लीडरशिप की ज़रूरत होती है। लड़ने वाले हमारे सोल्जर्स हैं, बहुत ब्रेव सोल्जर्स हैं, जो कि हम अपने डॉक्टरों को, अपने पुलिस वालों को, मीडिया को मान सकते हैं सोल्जर। बट एक कमांडर, एक अच्छे कमांडर की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि इस समय देश का जो नेतृत्व हुआ है, जिस तरह से देश को उसके लिए तैयार किया गया है, समझने वाले लोग हैं वो समझ गए थे कि कुछ स्थिति ऐसे आने वाली है जब हमने लॉकडाउन में जाना है। बट प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह से इमोशनली, सोशली और हिस्टोरिकली आप मान सकते हैं तैयार किया लोगों को, एक बहुत अच्छी शुरुआत थी। मुझे लगता है कि आपने जिस तरह से उसने देखा, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक लोगों ने जनता कर्फ्यू को फॉलो किया। जब घर के सामने घंटी बजाने की, थाली बजाने की बारी आई, तब भी लोगों ने किया, शहरों में भी किया, गाँव में भी किया। लेकिन मुझे लगता है कि एक शुरुआत अच्छी हुई है, हमारी लीडरशिप अच्छी रही है। अब स्थिति जैसे जैसे नॉर्मलाइज होएगी, हम उन गलतियों को भी देखेंगे, एज ए मीडिया पर्सन उनको लिखेंगे भी, क्रिटिसाइज भी करेंगे अगर कहीं गलती हुई है, और अगर कहीं अच्छा हुआ है तो उसको हमें अप्रिशिएट भी करना ज़रूरी है। मीडिया का यही रोल है, जनता के सामने सही पर्सपेक्टिव जाए, ना कि हम बायस्ड होके कोई ऐसा कुछ बोलें, लिखें। कुल मिला के एक्सपीरियंस सबके लिए नया था, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, और हम जैसे जो इस समय मीडिया कर्मी हैं, जिन्होंने काफ़ी सारे लोगों ने फ्रंट में आके काम किया, जो पेशेंट्स थे उनके पास पहुंचे, डॉक्टरों से बात करी, अपने आप को एक्सपोज किया, और मीडिया ने अपने ऊपर चैलेंज लेके ये काम किया है। और मुझे लगता है कि मीडिया का रोल और अच्छा निखर के सामने आया है। वहीं दूसरी ओर विश्व पर्यावरण पर नजदीक से नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार विशाल गुलाटी के मुताबिक इस महामारी ने पत्रकारिता का स्वरूप बदल दिया है। अब घर से बाहर निकलने में डर लगता है और लोग हैं कि मिलना ही नहीं चाहते।
भयंकर डर है कि हमें ये नहीं पता कि दुश्मन जो है वो कहाँ है। हम किसी से मिलने जाते हैं, उस 4 लोगों में से एक आदमी अगर बीमार है तो उससे आप भी बीमार हो सकते हैं। मैं 2015 में जब नेपाल में इतना बड़ा अर्थक्वेक आया, वहाँ मेरे को 8 दिन के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा कि आप जाइए और रिपोर्ट कीजिए। मैंने 8 दिन वहाँ काम किया, पर 8 दिन हमने अपने आप को बचाव में रखा, लेकिन हमें दिल में कोई ऐसा डर नहीं था जितना डर आज कोरोना ने हमारे दिल में डाल दिया है। क्योंकि उस टाइम आपको ये था कि अगर आपको कुछ होगा अर्थक्वेक में, अगर आप आफ्टर शॉक्स आएंगे, कुछ आपको नुकसान होगा, तो आपको खुद को नुकसान होगा, आपकी फैमिली तो सेफ है। और उस टाइम काम करने का इतना मजा आया, सीखने का बहुत मजा आया, जबकि वहाँ बहुत ज्यादा तबाही थी। दिल में आपको लगता था कि देखो जिन लोगों के घर आशियाने टूट गए हैं, जिन लोगों के घर के मेंबर चले गए हैं, उन पे क्या बीत रही होगी। पर वो एक आपके लिए एक आपको एक्सपीरियंस दिया उसने। इस कोरोना ने आपको इतना डरा दिया है कि आपको हमेशा डर ही आपके दिमाग में रहता है। आप किसी से बात नहीं कर पाते, कोई आपसे अधिकारी बात नहीं कर पाता। ये कोरोना जल्दी से आपकी जिंदगी में से जाने वाला नहीं है। हमें अपने आप को, जो हमारा वर्किंग है, उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज कैसे करना पड़ेगा? आपको कहीं फील्ड में नहीं आप जा पाएंगे, आप सिर्फ फोन पे किसी से बात करेंगे, जो आपको इनपुट्स मिलेगा वही आप लिखेंगे। तो ये मेरे को लगता है मीडिया का एक नया स्वरूप आ गया है, जो कि एक अच्छा चीज भी नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारे मीडिया लोगों की नौकरियां भी जानी शुरू हो गई हैं। नौकरियां इसलिए जानी शुरू हो गई हैं जब आपकी इकोनॉमी कंट्री की डाउन गई है, लोगों के पास काम नहीं रहा है, कंपनियों ने अपने शटडाउन के बाद उनके पास उनका प्रोडक्शन हाउसेज बंद हैं, तो वो एक एडवर्टाइजमेंट्स नहीं दे पा रहे न्यूज़पेपर्स में। तो इसका मतलब नौकरियां भी जाने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। मतलब एक कोरोना से बचना है, फिर आपको अपनी नौकरी से भी बचना है। मैं यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। पिछले 4 साल से मैं हर जगह इंटरनेशनल समिट्स पे यूनाइटेड नेशन मेरे को बुलाता है, मैं उस पर कवर करने जाता हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ एक्रेडिटेशन है। अभी जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होना था ग्लासगो में, जो कि नवंबर में होना था, वो इंग्लैंड उसका होस्ट था, ब्रिटेन उसका होस्ट था, और उसने उस पहले ही उसको पोस्टपोन कर दिया 1 साल के लिए। बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस जो पहले से लाइंड अप थी, वो सारी की सारी 1-2 साल आगे जा रही हैं। तो उसका मतलब यही है कि कोरोना का एक जो इतना डर है, लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, लोग कहीं इकट्ठा नहीं होना चाहते। तो उस डर से जो हमें एक एज ए जर्नलिस्ट हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम उसको जाके कवर करें, और हमारे को प्रोफेशनली बहुत एक्सपोजर मिलता था ग्रो होने का, मैच्योर होने का, समझने का कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो वो मेरे को लगता है वो भी एक हमारे लिए बहुत बड़ा एज ए जर्नलिस्ट सेटबैक है, जो कि हमें वो उसका खामियाजा मेरे को लगता है 2-3 साल और भुगतना पड़ेगा। पंजाब केसरी में काम कर रहे संजीव शर्मा के साथ बहुत सारी आपदाओं को कवर करने का मुझे भी मौका मिला है। बहुत ही जीवंत पत्रकार हैं, लेकिन जब उनका कोरोना टेस्ट होना तय हुआ तो उन्होंने अपनी पत्नी को सारे एटीएम पिन, बैंक अकाउंट्स की जानकारी दे डाली। यानी डर बहुत कुछ करा देता है। मेरे संस्थान में कुछ मेरे भाई जो हैं वो संक्रमित हो गए, कोई भी हो सकता है, जैसा कि मैंने कहा। अब ये उस समय की बात है जब मुझे अपने घर में आए हुए हैं कम से कम 32 दिन हो गए थे, यानी 14 दिन का और उस प्लस 14 दिन का क्वारंटाइन टाइम पूरा करके भी 4 दिन एक्स्ट्रा हो गए थे। लेकिन जब संस्थान में जहां मैं काम करता हूं वहां कुछ लोग पॉजिटिव आया तो मुझे भी फोन आया कि आपका भी टेस्ट होना है। तो मैंने पूछा कि किस बात के लिए होना, क्योंकि जो टाइमिंग है वो तो उससे भी ओवर हो चुकी है, मैं तो लॉकडाउन शुरू होने से पहले से भी आम हूँ। लेकिन फिर भी शायद जो प्रशासन था वो इसके लिए तैयार नहीं था कि मुझको छोड़ा जाए, तो मैं गया। और बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मैं सैंपल दे के आ गया तो उसके बाद जो है थोड़ा सा डर तो होता है, सबको होता है और सबको डर लगता है। मैं भी आपकी तरह आम आदमी हूं, मैं भी कोई सुपरमैन तो हूं नहीं। हालांकि मुझे ये कंफर्म था कि मुझे जो है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यू नेवर नो। फिर आपको मैं मजेदार बात बता रहा हूँ कि मैंने अपनी वाइफ को साथ बिठाया, बच्चों को तो मैंने ये बात नहीं बताई, लेकिन उसको साथ बिठा के मैंने अपनी सारी बैंकिंग डिटेल्स, मेरे जो कार्ड हैं, एटीएम कार्ड्स हैं, उनकी पिन, सब कुछ मैंने लिख के, फिर जो मेरे इंपॉर्टेंट दोस्तों के नंबर हैं, मेरी जो मैनेजमेंट के नंबर हैं, वो लिखे कि बाई चांस अगर मैं 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में चला गया तो जब तक मैं ठीक होके आता हूँ, वहां से रिपोर्टिंग करता हूँ, तब तक तो भाई घर चलाना है, बच्चे भूखे न मर जाएं, और माता जी हैं घर पे, उनकी एज ज्यादा है। तो ये स्थिति मेरे साथ रही। आप मेरी मनोदशा समझ सकते हैं। अब चर्चा इस बात की कर लेते हैं कि इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना काल ने हमको सिखाया क्या। अभी तो चल ही रहा है भाई, कई कुछ सिखाएगा, लेकिन अब तक जो सिखाया उसने ये सिखाया कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी कई अच्छी बातें होती हैं। जैसे देखिए हमारा नेचर जो है एकदम संवर गया। आपने सड़कों पे देखा होगा कितने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे जानवर आ रहे हैं। गंगा मैया साफ होगी, जिसके लिए हमने पता नहीं कितने रुपए हमारे नेताओं ने, हमारे अफसरों ने साफ कर दिए, लेकिन गंगा साफ नहीं हुई। लेकिन अब वो साफ हो गई है, क्योंकि अब हम लोग जो है, हम लोगों को लगता है कि गंगा बाद की बात है, कहीं ऐसा नहीं कि परमानेंटली गंगा जी में चले जाएं, इसलिए हम चुप बैठे हैं। और वहां रश नहीं है तो गंदगी भी नहीं है। ये चीज सिखाई। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज हमको सिखाई, एक तो ये है कि अपने डॉक्टर हम खुद हैं,
सबसे बड़ा इलाज हम अपना खुद कर सकते हैं। हमारे अंदर की इम्यूनिटी अच्छी होगी तो जो है कोई वायरस जो है बड़े से बड़ा हमारे पास नहीं फटकेगा। क्योंकि देखिए अब ये बीमारी आई है तो सारे डॉक्टर फेल हैं, कोई दवाई नहीं है। तो हमको अपने आप को स्वस्थ रखना है, पहली बात तो ये है। और यह आप जो है आज से एक बांध लें। और दूसरा जो हमारी पुरानी परंपरा थी नमस्कार राम राम दूर से कहने की, उसको जो है हाय जफी शफी वाले मामले को जो छोड़ दीजिए, उसी में रहिए आप। वो परंपरा अच्छी थी और इसीलिए जो है हमारे बुजुर्गों ने उसको अपनाया था। तीसरा जो मुझे सबसे बड़ा फायदा ये लगता है कि लॉकडाउन में कई शादियां मैंने देखी और बड़े आराम से 4 लोग गए, शादी हो गई। जबकि होता क्या है, होता यह है कि शादियों पे लाखों रुपए खर्चे जाते हैं। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि मेडिकल सिस्टम के लिए हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। हमारे प्रदेश में जो 70 वेंटिलेटर भी नहीं है गिन के, हमको मांगने पड़ रहे हैं बाहर से। लेकिन अगर शादियां होती हैं तो आपको पता है कि एक शादी में कितना खर्चा होता है। गरीब से गरीब आदमी की शादी में जितना खर्चा आता है उस खर्चे में 70 वेंटिलेटर आ सकते हैं। तो अगर ये शादियों का मुझे लगता है कि परमानेंट हम इसको कर लें कि 4 ही लोग जाएंगे, शादी करके आ जाएंगे, जब कोई घर आएगा तो उसको चाय पिला देंगे, भैया धाम हो गई। वहीं शिमला के वरिष्ठ पत्रकार आनंद बोध ने हंसते हुए कहा कि पूरे 2 महीने का राशन मैं पहले दिन ही घर ले आया था ताकि बार बार घर से बाहर ना निकलना पड़े। सच में डर लगता है। हमारे साथ हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के आनंद बोध। आनंद बोध जी, आपको जब पहली बार कोरोना के बारे में पता चला और चुनौती थी कि बाहर निकल के काम करना है, क्या आनंद बोध को डर लगा क्या? डर की बात तो नहीं है इसमें। थोड़ा सा ये था कि एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी तो थी इसमें कि बाहर निकलेंगे पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। तो थोड़े दिन तो मैंने खुद को जो है वो घर में ही रखा, बाहर मैं कम निकला। फिर हमारे ऑफिस से भी आया कि वर्क फ्रॉम होम वाला जो कंसेप्ट था वो आया। तो आफ्टर दैट इसके लिए हमको काफ़ी इजी हो गया। जब ज़रूरी हो कोई स्पॉट तो हम बाहर तभी निकलते हैं और अदरवाइज़ तो फिर घर से ही काम करते हैं। कल को जब आप अपने ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर कोई कहानी सुनाएंगे इस कोरोना महामारी की और खास करके इन कहे जाए 45-46 दिनों की, जी, तो वो कहानी क्या होगी? बोध को क्या कोरोना से डर लगता है? डर तो थोड़ा बहुत तो लगता है। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं डर रहा हूँ तो मैं मतलब आपसे झूठ बोल रहा हूँ या मैं खुद से भी झूठ बोल रहा हूँ। डर तो लगता है जी कि क्या पता कि किसको कोरोना और हम उसके सामने से गुजर जाए और हमें भी हो जाए। डर तो है थोड़ा। ऐसे में जीने की चुनौती कितनी मुश्किल है? जीने का तो ऐसा है जी, देखिए मैंने भी मास्क लगाया, आपने भी मास्क पहना हुआ है। अब चुनौती तो यही है कि हमें संभल के रहना पड़ेगा, तभी हम इस कोरोना से बच सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कम, मतलब अपने आप पड़ोस में भी, जैसे पहले हम मुंह उठा के चले जाते थे पड़ोसी से मिलने गपशप करने, अब हमें उस अपनी इन आदतों को थोड़ा सा सुधारना होगा। बाहर निकलें तो हमें मास्क पहन के निकलना होगा, हैंड सैनिटाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बार बार हाथ धोना पड़ेगा। हम जैसे अब यहाँ पे ये रेलिंग हम इसको भी ना छुए तो वो ज़्यादा अच्छा है। सेल्फ प्रोटेक्शन इज बेस्ट मेडिसिन एट दिस मोमेंट। मीडिया कर्मियों की बातें तो हमने आपको बहुत सारी सुना दी। ये कहानियां लिखने और सुनाने में माहिर होते हैं, लेकिन क्या डॉक्टर को डर लगता है? डॉक्टर अजय पाठक जो नालागढ़ में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से घर नहीं गए हैं ताकि कहीं ये संक्रमण उनके परिवार तक ना पहुंच जाए। नवंबर-दिसंबर में कोरोना की चर्चा शुरू हुई। जनवरी में जब मैन टू मैन ट्रांसमिशन के संकेत मिले तब दिमाग ने रजिस्टर करना शुरू किया कि कोरोना या कोविड-19 कोई बीमारी है। चाइना में शुरू हुई थी, वुहान में शुरू हुई थी, तो ऐसा लगता था चाइना बहुत दूर है, यहाँ कहाँ पहुँचेगी बीमारी आकर। लेकिन फिर ये विश्व में फैलनी शुरू हो गई। तो डॉक्टर होने के नाते मन ये सोचता था कि भारतीय बाहर से आएंगे, पता नहीं सरकार क्वारंटाइन करेगी या नहीं करेगी और ये बीमारी भारत में फैल भी सकती है। लेकिन एक डिनाइल का फेज था कि हम भारतीय हैं, हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारी क्रॉस इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, भला एक वायरस हमारा क्या बिगाड़ पाएगा। मैं एक ENT स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी जिम्मेवारी कोविड पेशेंट्स के नेज़ोफेरेंजियल स्वैब्स सैंपल्स लेने की भी है। वो सैंपल्स मुझे लेने थे तो मन में एक डर था, एक इच्छा थी कि आवश्यकता ही ना पड़े कि सैंपल लेने पड़ें। लेकिन वो समय भी आ गया जब सैंपल लेना पड़ा। पहला सैंपल एक डेड बॉडी का लिया। सैंपल नेगेटिव था कोरोना के लिए, उसे कोरोना नहीं था। लेकिन फिर एक दिन एक क्वारंटाइन सेंटर में मास सैंपलिंग करनी थी, 47 सैंपल्स लिए और उनमें से कुछ पॉजिटिव भी निकले। मन में डर सा लगा, मन में थोड़ी अनिश्चितता पैदा हुई।
लेकिन अब धीरे धीरे इन सब की आदत हो गई है। अब इससे कोई डर नहीं लगता। एक व्यक्ति होने के नाते एक ये चीज़ भी दिखती है कि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, बाज़ारों में भीड़ भाड़ है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी भीड़ भाड़ ही रहेगी, कफ एटिकेट्स हम वैसे ही लैग कर रहे हैं, तो थोड़ा समय ख़राब लगता है। लेकिन फिर ये भी लगता है कि इन्फ्लुएंज़ा के साथ पिछले 100 साल से जी रहे हैं। स्वाइन फ्लू आया, भारत में कुछ बहुत बिगाड़ नहीं पाया, चला गया। बर्ड फ्लू आया, बर्ड फ्लू आके वो भी चला गया। अब घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं। पिछले 1.5 महीने से घर जाना अवॉइड कर रहा हूँ। घर में हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन मेरे जाने से वो भी असुरक्षित ना हो जाएं। वहीं उनकी पत्नी तनुजा पाठक का ये कहना है कि शुरुआती लॉकडाउन के दौरान तो पता ही नहीं चला, लेकिन अब वे घर में अपने बच्चों के साथ रोज नई चीजें बना रही हैं और खा रही हैं। अलमारी में बंद बेतरतीब कपड़े भी अब संवर गए हैं। जब कोरोना के बारे में जनवरी में पता चलना शुरू हो गया था, तो मेरा भी सबसे बड़ा फियर यही था कि हमारा देश इसको कैसे संभाल पाएगा। इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारी और इतने लिमिटेड रिसोर्सेज, इतने कम संसाधन हैं हमारे। लेकिन सबसे पहले मैं अपने पूरे देशवासियों को ऑनेस्टली कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि हम लोगों ने 2 लॉकडाउन्स कर लिए हैं, हम मई में पहुँच गए हैं। और जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, उन आंकड़ों को अगर हम बाकी देशों के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तो मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सही दिशा में जा रहे हैं। एंड चीयर्स टू एवरीवन, सारे देशवासियों के लिए क्लैप्स के हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अगर हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो हम आगे भी पहुँच सकेंगे। मेरा दूसरा फियर जो लॉकडाउन के दौरान और जनवरी ऑनवर्ड्स रहा है, वो बहुत ही व्यक्तिगत है, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, तो उनका सामना संक्रामक बीमारियों के साथ रहता है, मरीज़ों के साथ रहता है। तो रोज़ सोते टाइम मैं उनके लिए प्रे करती हूँ, उठ के सबसे पहले उनके लिए और उनके सारे कलीग्स के लिए प्रे करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही डराने वाली बात है, क्योंकि वो उनसे रूबरू होते हैं इसलिए। बट अदर देन दैट, इसके अलावा डर की कोई बात नहीं है। इससे हम निकल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में है। हाथ में कैसे है? क्योंकि अगर हम थोड़े से रूल्स को फॉलो करें, हम थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, तो कोरोना से हम निपट सकते हैं। इस लॉकडाउन में मैंने एक चीज़ ये सीखी कि ज़रूरतें असल में बहुत कम हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो एक अपने आप में एक बहुत पॉजिटिव चीज़ लगी है कि अगर हम 50 दिन घर के अंदर रह के अपने फैमिली के साथ रहकर सर्वाइव कर सकते हैं, तो हम एक्चुअली बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। मैंने ये देखा कि अगर हम अब सर्वाइव कर सकते हैं 50 डेज़ बिना बाहर गए, तो हम बहुत कुछ सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। पर्सनल लेवल पे मुझे ये लग रहा है कि अपने आप को भी खंगालने का बहुत अच्छा टाइम मिला है, अपने अंदर झांक कर अपने आप को इवैल्यूएट करने का बहुत अच्छा टाइम मिला है। और एक गृहिणी के तौर पे ये लॉकडाउन अलमारियाँ और दीवान साफ़ करने के लिए भी मिला, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। मास्क पहन के रखिए, हाथ यहाँ वहाँ मत लगाइए। जब आप अपने काम पे जाएंगे तो हाथ बार बार धोते रहिए, हाथों को अपने मुंह से ना लगाएं। तो ये लड़ाई हम जीत सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। इस समय पूरी दुनिया आर्थिक चुनौतियों के दौर में है। काम धंधा ठप हो गया है। लोगों की नौकरी या तो चली गई है या फिर जा सकती है। मजदूर काम न होने की वजह से भुखमरी के हालात से गुजर रहा है और मजबूर होकर अपने गांव चला गया है। इस निराशापूर्ण माहौल में हमें ये याद रखना चाहिए कि जिंदगी चलने का नाम है और वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा हो या बुरा बीत ही जाता है। हमें ये याद रखना है कि ये हालात हमारी या आपकी वजह से नहीं है, इसलिए हिम्मत ना हारे। कम से कम खर्च करें, अपनी मानसिक परेशानियों को लेकर अकेले ना रहें, दोस्तों से बात करें, कोई बुरा ख्याल आए तो ना आने दें। हम अपने आप को एक चुनौती के लिए तैयार करें, एक नए रास्ते के निर्माण के लिए तैयार करें। भरोसा रखें कि मंजिल दूर नहीं है। बस यूं समझें कि आप सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं
और 99 पर सांप काट गया है। सकारात्मक सोच रखें, जल्द ही आपको एक सीढ़ी ऐसी मिलेगी जो आपको फिर से 99 तक ले जाएगी। थोड़े झटके लगेंगे, उदासी रहेगी, लेकिन हंसते मुस्कुराते रहिए। आज हमने आपको बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं। ऐसी ही कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। फिर राह में मौसम की झनकार वही होगी, निकलेंगे सफर पर फिर रफ्तार वही होगी। हम घर में रह लेंगे, हम हंसकर सह लेंगे, जो मर्जी रब की है। ये जंग